हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल टेस्ट पेपर और वो भी सॉल्यूशन सहित। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को याद रखना रहेगा 75 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है अकॉर्डिंग टू यूर ब्लूप्रिंट। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं इसी के आधार पर आप लोगों को पेपर के सारे आंसर कंप्लीट लिखना रहेगा आपकी एनुअल एग्ज़ाम में। देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 1000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर 1000 वर्ष के जो काल को 4 भागों में बांटा गया है, ये आप सभी को याद रखना रहेगा। 4 भागों में सबसे पहला भाग आता है आदिकाल। ध्यान दीजिएगा सभी, आदिकाल, इसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल के बाद में आता है भक्ति काल, ठीक है, और भक्ति काल के बाद में आता है रीति काल, ठीक है। रीति काल के अलावा यहाँ पर आधुनिक काल, या इस प्रकार से 4 भागों में बांटा है। अब यहाँ श्रृंगार काल अर्थात जिस काल में श्रृंगार रस युक्त रचनाएं रची गई हो उस काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। तो रीति काल जो है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, इसलिए रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। एक और बात आप याद रखना, रीति काल के जो कवि हैं वो हैं एक तो बिहारी। बिहारी की जो रचना है इसका नाम भी आपको याद रखना है और वो है सतसई, ठीक है, इसको बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भूषण, भूषण भी यहाँ पर रीतिकाल के ही कवि हैं और यहाँ शिवा बावनी इनकी रचना याद रखेंगे। शिवा बावनी ये भूषण की रचना है। इसके अलावा घनानंद भी है जिनकी सुजान रसखान उनकी रचना देखने को मिलती है। यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना है रीतिकाल करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। उत्साह और अट नहीं रही, ये निराला जी की रचना है। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है निराला छायावाद के कवि हैं, ठीक है, छायावाद के कवि। उत्साह जो कविता है इसमें आह्वान किया गया है बादलों का, ठीक है, बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया गया है और बादलों को संबोधित करके यहाँ पर कविता रची गई है। निराला छायावाद के 4 जो कवि हैं उनमें शामिल हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद हैं, ये आप सभी बच्चों को याद रखना है, जयशंकर प्रसाद। वैसे आपको प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा 4 ही जो छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं इनका नाम भी याद रखना रहेगा और सभी की रचना याद रखना। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना का नाम कामायनी है, ये बात सभी अभी नोट कर लेंगे। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक स्थायी भाव है। देखिएगा, स्थायी भाव किसे कहते हैं, तो मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं ना, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ पर करुण रस का जो स्थायी भाव है वो होता है शोक, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव आपसे पूछते हैं तो शांत रस का आप बताएंगे निर्वेद। और रौद्र रस का स्थायी भाव आपसे पूछते हैं तो रौद्र का आप बताएंगे क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव आपसे पूछते हैं तो भयानक का आप बताएंगे भय। इस प्रकार से आप स्थायी भाव बताएंगे। रस की जो संख्या है अगर आपसे पूछते हैं तो आप बताएंगे 10, रसों की संख्या 10 है। अगर आपसे पूछा संचारी भाव की संख्या कितनी है, संचारी भाव, तो आप बताएंगे 33। और इसके अलावा आप लोगों से पूछा कि रस के कितने अंग होते हैं, तो अंगों के रूप में आपको याद रखना है रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव की अगर बात की जाए, देखिएगा, विभाव की बात की जाए तो विभाव 2 प्रकार का होता है और इसके अलावा यहाँ पर अनुभाव की अगर बात की जाए तो अनुभाव 4 प्रकार का होता है। और यहाँ पर आपको संचारी भाव की बात करते हैं तो ये 33 प्रकार के हैं, 33 इसके भेद माने गए हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। और उसके अलावा स्थायी भाव दोस्तों 10 ही रस और 10 ही रस का स्थायी भाव याद रखेंगे। 10वां रस दोस्तों वात्सल्य रस याद रखना रहेगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है और वात्सल रस के जो सम्राट हैं वो सूरदास कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पान वाला
चश्मे वाले को समझता था, तो पान वाला जो चश्मे वाले को क्या समझता था, तो वो चश्मे वाले को पागल समझता था। लेकिन वास्तविकता में जो चश्मे वाला था वो देशभक्त व्यक्ति था, क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। याद रखना सभी स्टूडेंट, इसीलिए उसको कैप्टन के रूप में भी जाना जाता है। यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं, तो वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अनेक प्लस अर्थी, अनेकार्थी। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर बताना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं, तो जब लड़कों का संग होता है तब मृदंग बजते हैं, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते रहते हैं और अनेक अनेक प्रकार के गेम्स खेलते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इसमें कहा गया है कि जब लड़कों का संग होता है तो मृदंग बजते हैं। All students must subscribe our channel because our channel is dedicated for you. All the questions that I give you very relevant and according to your blueprint. देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है, तो यहाँ पर मन वापस मांग रही है कि हमारा जो मन आप चुरा कर ले गए हो उसको आप वापस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार, करुण और शांत रसों में कौन सा गुण पाया जाता है। देखिएगा यहाँ पर श्रृंगार है, करुण है और शांत है, इसमें माधुर्य गुण पाया जाएगा, क्योंकि इसमें मधुरता का बोध होता है। वीर रस में ओज पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रौद्र रस में ओज पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और भयानक में भी ओज पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली को काव्य कहते हैं। ये काव्य की परिभाषा किसने दी है, तो इसमें आपको याद रखना है पंडित राज जगन्नाथ ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, विश्वनाथ जी का भी नाम दिया है, तो विश्वनाथ जी ने कहा था रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये जो परिभाषा है ये विश्वनाथ जी की है और ये भी काव्य की ही परिभाषा है। दोनों काव्य की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, तो यहाँ पर आप लोगों को मुसाफिर आंसर के तौर पर लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निरोग में संधि आपसे पूछी है, निहि प्लस रोगः निरोगः, विसर्ग आप लोगों की संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये रहा, मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम था, तो जितेन नारगे मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम था, तो जितेन नारगे आप आंसर के रूप में याद रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कि सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन दिया है। सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी को बेल आइकन प्रेस कर देना है, बिकॉज सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। देखिएगा यहाँ पर, तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको सत्य लिखना है। चौपाई छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है, बिल्कुल गलत, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को चौपाई दोस्तों हर एक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है, तो ये सममात्रिक होता है। और अर्ध सम जो है वो दोहा है, क्योंकि दोहा में 13-11 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक है, जो कि असत्य है, तो इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। अगर चौपाई की जगह ये दोहा देते तो हमें ये सही लिखना रहता है, क्योंकि पहले और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्रा और दूसरी चौथी पंक्ति में 11-11 मात्रा होती है, जो कि अर्ध सममात्रिक कहलाता है दोहा। और प्रत्येक पंक्ति में अगर 16-16 मात्रा है, जो कि चौपाई की पहचान है, तो चौपाई सममात्रिक है, ना कि अर्ध सममात्रिक। और इसमें हमें कहा है अर्ध सममात्रिक, जो कि असत्य के रूप में लिखेंगे। तो पहला तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, पहला तो आप लोगों का ट्रू अर्थात सही होगा, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का फॉल्स होगा, नेक्स्ट वाला मतलब असत्य आप लिखेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट रहेगा आप लोगों का, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का ही शब्द है। ये एक रिपोर्ट की भांति इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ये बात भी आप लोगों को सत्य लिखनी रहेगी। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पर अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। दोस्तों निषेध का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस, और ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका मतलब इसमें हम असत्य लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में कवि अज्ञेय ने हिरोशिमा
कविता जापान में लिखी, तो ये भी असत्य होगा क्योंकि कवि अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता जापान में नहीं लिखी थी, भारत में ही लिखी थी रेलगाड़ी में बैठे बैठे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे सभी को याद रखना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। सही जोड़ी बनाइए, इसमें आपको याद रखना रहेगा अनिमेष। अनिमेष का मतलब बिना पलक झपकाए, तो इसको मिलान करना रहेगा बिना पलक झपकाए से। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। ललित, ललित काले घुंघराले, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कैसे है? क्योंकि ये जो ललित शब्द लिखा है और फिर वापस ललित शब्द लिखा हुआ है, और दोनों शब्द का अर्थ भी समान है। ललित का मतलब होता है सुंदर, दैट्स मीन ब्यूटीफुल। तो ललित, ललित काले घुंघराले, इसमें पुनः उक्ति हुई है, एक शब्द की बार बार उक्ति हो, अर्थात एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी समान हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से इसको मिलान करना रहेगा। संस्कृति की पाठशाला काशी को कहा जाता है। शब्द शक्ति के भेद हैं, तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। शब्द शक्ति का एक तो है अभिधा, ठीक है, अभिधा के बाद में दूसरा आएगा लक्षणा, लक्षणा के बाद में नंबर 3 रहेगा व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। पूरब की ओर से बहने वाली हवा, इसको हम बोलेंगे पुरवाई। ठीक है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें कि दिया गया है एक शब्द एक वाक्य में आंसर लिखिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना था? तो आपको याद रखना है, उन्होंने माना था भोली। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी? इसमें सरल स्वभाव, ये आंसर लिख देंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो याद रखना, द्वंद्व जो समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, अपना पराया, पाप पुण्य, सब में द्वंद्व समास है, बिकॉज दोनों ही पद इसमें प्रधान है इसलिए। नेक्स्ट देखिएगा, एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है? तो इसमें आपको याद रखना है शांति का प्रतीक है। ठीक, अगला देखिए, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? अतीत के चलचित्र। ठीक है, इसमें आप लोगों को याद रखना है अतीत के चलचित्र। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिए हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।